हेलो फ्रेंड्स, वेलकम नर्सिंग क्लासेस। मैं सचिन अवस्थी आपको मेडिसिन पढ़ा रहा हूँ नर्सिंग क्लासेस पे, नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था इन्फ्लामेशन को, अपन ने पढ़ा था इन्फ्लामेशन, जो अपना फर्स्ट चैप्टर था उसको स्टार्ट करा था। आज उसका सेकंड पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ने पिछले पार्ट में क्या क्या पढ़ा था कि अपन ने जो इन्फ्लामेशन थे उसके कार्डिनल साइन पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद में मैं इसकी पैथोलॉजी पढ़ाने आ गया था। तो पैथोलॉजी में मैंने आपको सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ाए थे, वेस्कुलर इवेंट पढ़ाए थे। चार स्टेप थे वेस्कुलर इवेंट के, कि ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है, फिर वेजोडाइलेशन होता है, फिर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, और उसके बाद में आपके स्टेसिस ऑफ ब्लड होता है। इसमें मैंने बताया था हॉलमार्क इवेंट था, वो क्या था, इंक्रीज परमेबिलिटी, जो कि हिस्टामिन कर रहा था, और कौन कर रहा था, आपके साइटोकाइनिन कर रहा था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे कुछ सेलुलर इवेंट पढ़े थे। आज उन्हीं सेलुलर इवेंट को वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ते हैं, और अपन पूरी कहानी समझते हैं कि किस प्रकार एक जो आपकी बॉडी में न्यूट्रोफिल होती है वो किस प्रकार से जो डैमेज सेल है या जो एंटीजन है उसको किस तरीके से वो किल करता है, किस तरीके से वो पूरे कचरे को साफ करता है। तो इसको अपन पढ़ते हैं कि जो सेल कैसे कैसे काम करती है, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं आपके सेलुलर इवेंट, है ना, ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं, सेलुलर इवेंट। ओके, तो हेडिंग डालो, सेलुलर इवेंट ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के सेलुलर इवेंट को आज अपन पढ़ते हैं। ओके, अब देखो, मैंने बताया था कि टोटल सात, कितने होते हैं, सात तरीके के आपके सेलुलर इवेंट के स्टेप होते हैं। कितने होते हैं, सात स्टेप होते हैं। और उसके लिए अपन ने एक निमोनिक भी पढ़ा था, बहुत अच्छा निमोनिक था, मिस्टर राम अलोन टुक केयर ऑफ पीपल, कि जो राम भगवान है वो अकेले सारे लोगों की चिंता करते हैं। तो अपन ने ये एक निमोनिक पढ़ा था, बहुत अच्छा, ठीक है। उसमें एम मतलब क्या था, मार्जिनेशन। है मतलब क्या था, मार्जिनेशन, की जो आपके न्यूट्रोफिल होंगी वो मार्जिन पे आएंगी। देखेंगे अपन एक एक इवेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। आर मतलब था रोलिंग एडिशन। क्या था, रोलिंग एडहेशन। आर मतलब था रोलिंग एडिशन, ठीक है। उसमें ए मतलब था फर्म एडिशन, फर्म एडहेशन, ओके। टी मतलब था ट्रांस माइग्रेशन, और अपन ने पढ़ा था कि ट्रांस माइग्रेशन का एक और नाम अपन ने पढ़ा था कि इसी को डाईपेडेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिख देता हूं, डाईपेडेसिस, यहाँ पे डी आई ए आता है ना, डाईपेडेसिस भी इसको बोलते हैं। सी, सी मतलब अपन ने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको परफ्यूम का एग्जांपल बताया था कि जिस तरह आप परफ्यूम लगाते हो और लोग खींचे आते हैं आपकी तरफ, तो पढ़ा था अपन ने कीमो स्टैक्सिस। क्या पढ़ा था, कीमो स्टैक्सिस अपन ने पढ़ा था, ठीक है। ओ मीन्स पढ़ा था कि फूड को टेस्टी बनाना, जिस तरह अपन दाल में तड़के लगा के टेस्टी बनाते हो और आप खाते हो, इसी तरह जो एंटीजन, जो सेल पे एंटीजन अटैक करते हैं ना, उसके ऊपर कुछ ऑप्शन लगते हैं और वो और टेस्टी बनाते हैं उसको न्यूट्रोफिल के लिए। तो इसका मतलब ऑप्सिनाइजेशन। क्या होता है, ऑप्सिनाइजेशन होता है। ओ मीन्स ऑप्सिनाइजेशन। और नेक्स्ट आया पी, पी का मतलब है कि उस जो डैमेज सेल है उसको मारना, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं फैगोसाइटोसिस। तो आपको आई थिंक ये पूरे समझ में आएंगे। अब वन बाय वन करके अपन सबको पढ़ेंगे, सारे स्टेप को वन बाय वन करके पढ़ेंगे, और थोड़ा डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहला, मार्जिनेशन। समझना कि मार्जिनेशन क्या होता है, इसको आप समझने की ट्राई करना। पहला स्टेप है मार्जिनेशन। सपोज समझो कि मार्जिनेशन होता क्या है, इसको मैं किस तरीके से समझाता हूं आपको, थोड़ा ट्राई करना। सपोज करो कि ये आपके क्या है, एक, सॉरी, ये आपके वेसल्स है जिसमें एक न्यूट्रोफिल बह रही है। क्या बह रही है, न्यूट्रोफिल बह रही है।
ठीक है। अपन कोई भी डिफेंस सेल हो सकती है जो कि एंटीजन को मारेगी, तो अपन ने यहाँ पे न्यूट्रोफिल मान लिया है ना। और यहाँ पे आपके एक डैमेज सेल है, एक टिश्यू था जिसपे बैक्टीरिया उसमें एंट्री कर गया, कोई भी पैथोजन उसमें एंट्री कर गया। काम क्या करना है, ये न्यूट्रोफिल है ना, वो इस बैक्टीरिया वाली सेल है इसको किल करेगी, इसको मारेगी। ओवरऑल ये होना है कि जो ये न्यूट्रोफिल है उस वो इस बैक्टीरियल सेल को या पूरी सेल को मारे। ठीक है, जो एंटीजन से अफेक्ट हो गई है सेल, वो पूरी सेल को वो मारे। क्लियर। तो अब कैसे मारेगी, उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल है ना, ये सेंटर से पेरीफेरी में आएगी, ये इस किनारे पे आएगी, एक साइड में आ जाएगी। जैसे यदि बैक्टीरिया ऊपर होता तो ये ऊपर चल जाती, लेकिन बैक्टीरिया नीचे है तो ये नीचे साइड में आ जाएगी। तो सबसे पहले एंडोथीलियम के पास में आएगी, ये अपन कह सकते हैं कि मार्जिन पे आएगी। डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि सेंटर से पेरीफेरी में आएगी। आपकी जो डिफेंस सेल है, इम्यून सेल है, वो सेंटर से पेरीफेरी में आएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मार्जिनेशन बोलते हैं। तो लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ डिफेंस सेल, डिफेंस, या आप लिख सकते हो इम्यून सेल, इम्यून सेल सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी ऑफ वेसल्स। ये भी लिख लो कि वेसल्स के जो सेंटर में बहती हैं वो सेल एक साइड में आ जाएंगी, पेरिफेरी में आ जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मार्जिनेशन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अपने पास रोलिंग एडिशन। क्या आता है, रोलिंग एडिशन। क्या होता है रोलिंग एडिशन, इसको समझो आप। रोलिंग एडिशन क्या होता है, इसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। सॉरी, देखो ये आपकी क्या थी, वेसल्स थी। ठीक है, इसके अंदर ये न्यूट्रोफिल बह रहा था, ये न्यूट्रोफिल बह रहा था। और अब तो ये भी अपन ने पढ़ लिया कि ये न्यूट्रोफिल है वो कहाँ गया, एक साइड में आ गया। मेरे पूरे पॉइंटों को ध्यान से देखना कि ये न्यूट्रोफिल है वो क्या है, एक साइड में आ चुका है ना। तो अब इसको अपन कॉर्नर पे बना देते हैं। कहां पे बना देते हैं, कॉर्नर पे बना दिया अपन ने न्यूट्रोफिल को। ओके। अब क्या होता है, ये न्यूट्रोफिल यहाँ पे मान लो 100 की स्पीड पे चल रहा था, बहुत तेज चल रहा था। यहाँ पे सपोज करो कि एक आपका बैक्टीरिया वाली जो सेल है वो यहाँ पे है, इसको मारना, ये न्यूट्रोफिल इसको मारेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे आके तो ये बैक्टीरियल सेल, ये न्यूट्रोफिल है वो बिल्कुल रुक जाना चाहिए, 0 की स्पीड पे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो स्पीड कम होती है, इसकी जो स्पीड कम होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रोलिंग एडिशन। भाई धीरे धीरे ये जो बहुत तेजी से आ रहा था वो स्लो हो जाएगा। जो ये न्यूट्रोफिल का स्लो डाउन होता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रोलिंग एडिशन बोलते हैं। स्लो डाउन ऑफ द न्यूट्रोफिल या स्लो डाउन ऑफ द आपके डब्ल्यूबीसी जो ल्यूकोसाइट है वो स्लो डाउन होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रोलिंग एडिशन। क्योंकि ये एंडोथीलियम, देखो जो वेसल्स की जो अंदर की वॉल होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। वेसल्स की जो अंदर की वॉल होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। तो ये एंडोथीलियम से चिपकता है, तो चिपक चिपक के स्लो होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रोलिंग एडिशन बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं स्लो डाउन ऑफ ल्यूकोसाइट। जो ल्यूकोसाइट है या डिफेंस सेल है, इम्यून सेल है, इसका स्लो डाउन हो जाना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रोलिंग एडिशन बोलते हैं। नियर साइट ऑफ एंटीजन, एंटीजन के पास में जो आपके ल्यूकोसाइट बह रहा है उसका स्लो डाउन होना ही क्या कहलाता है, रोलिंग एडिशन कहलाता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं और आप सब ध्यान दे लेना कि देखो ऐसा तो कोई भगवान ने इनको आशीर्वाद दे नहीं रखा कि भाई जहां भी एंटीजन हो रहा है वहां पे आप स्लो हो जाना। ठीक है, इनको कैसे पता लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे आके स्लो होना है, और स्लो हो भी रहे हैं, तो कौन ऐसा जिम्मेदार फैक्टर है जो इनको स्लो करने में हेल्प कर रहा है, जो ब्रेक लगाने में हेल्प कर रहा है, जो स्पीड को कम करने में हेल्प कर रहा है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है। तो देखो जो इसकी स्पीड को कम करता है ना, उसका सब्सटेंस का नाम है, एक प्रोटीन है, और उस प्रोटीन का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रोटीन का नाम था सेलेक्टिन। क्या होता है,
सेलेक्टिन एक प्रोटीन होता है, ये सेलेक्टिन प्रोटीन आप मान लो कि ये ब्रेक होता है, ये स्पीड को, यही होता है जो स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, आगे जाके अपन देखते हैं कि ये सेलेक्टिन प्रोटीन है ना, ये भी 3 तरीके का होता है। ये सेलेक्टिन प्रोटीन भी 3 तरीके का होता है। वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। एक होता है ई सेलेक्टिन, क्या होता है, ई सेलेक्टिन, ई फॉर एंडोथीलियम। ठीक है, जो एंडोथीलियम पे पाया जाता है उसको बोलते हैं ई सेलेक्टिन। एक होता है एल सेलेक्टिन, एल सेलेक्टिन जो कि आपके ल्यूकोसाइट पे पाया जाता है, जो ल्यूकोसाइट पे पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एल सेलेक्टिन बोलते हैं। और एक होता है आपकी पी सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन आपके कहाँ पाया जाता है, ये प्लेटलेट पे पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, प्लेटलेट पे पाया जाता है। तो सिंपल सा क्या होता है कि सपोज करो कि यहाँ पे आया ये, ठीक है, तो जो वेसल्स की जो वॉल पे है, ये तो कौन सा है, ई वाला सेलेक्टिन है। ठीक है, जो एल जो आपकी ल्यूकोसाइट है उसकी वॉल पे एल सेलेक्टिन है, दोनों आपस में जुड़ते हैं और स्पीड कम हो जाती है। ऐसे दोनों टाइट जुड़े, ये ऐसे बह रहा था, बहुत तेजी से बहता रहा था, फिर स्लो हुआ, फिर बिल्कुल एंड में एंटीजन के पास आके तो रुक गया। तो ये ऐसे बहता हुआ आता है, बह रहा आ रहा है, फिर स्लो स्लो, और यहाँ पे आके रुक गया। तो ये स्लो करने का काम है, वो कौन कर रहा है, सेलेक्टिन प्रोटीन ही इसको स्लो करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने रोलिंग एडिशन पढ़ा। फिर स्लोवर डाउन होता है उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग एडिशन करते हैं। और कौन सा प्रोटीन काम आता है, सेलेक्टिन प्रोटीन काम आता है। ठीक है, क्लियर ये बात। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फर्म एडिशन। क्या आता है, थर्ड, फर्म एडिशन। फर्म एडिशन क्या होता है, इसको समझो। ठीक है, फर्म मतलब कि बहुत टाइट, फर्म और सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब ढीला, एक तो होता है फर्म और एक होता है लूज, लूज मतलब ढीला और फर्म मतलब टाइट। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूं कि ये अपनी वेसल्स थी, सॉरी, ये अपनी वेसल्स थी। ठीक है, इसमें यहाँ पे आके आपका ये न्यूट्रोफिल है। ठीक है, यहाँ पे मान लो इंजरी साइट है, सॉरी, ये आपकी जो बैक्टीरियल सेल है, जो डैमेज सेल है वो है। तो देखो यहाँ पे आके इसकी स्पीड 100 थी, धीरे धीरे यहाँ पे आया इसकी स्पीड 50 हो गई, यहाँ पे आया स्पीड 10 हो गई, और यहाँ पे आके बिल्कुल स्पीड 0 हो गई है। यहाँ पे आके स्पीड क्या हो गई है, 0 हो गई है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आके बिल्कुल चिपक गया ना, ये बिल्कुल स्थिर हो गया, चिपक गया, इसी को अपन बोलते हैं फर्म एडिशन की। अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगा, बिल्कुल टाइट तरीके से चिपक गया। देखो यहाँ ये आपकी डैमेज सेल है। ठीक है, तो यहां से आपका न्यूट्रोफिल आ रहा है, तेजी से आ रहा था, फिर धीरे हुआ धीरे हुआ धीरे हुआ, और यहाँ पे बिल्कुल चिपक गया, बिल्कुल रुक गया। तो इसको अपन बोलते हैं लूज, मतलब क्या, फर्म एडिशन। क्या बोलते हैं, फर्म एडिशन बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अपन न्यूट्रोफिल, या न्यूट्रोफिल मत लिखो आप, इसको लिख सकते हो ल्यूकोसाइट। क्या लिख सकते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। स्टॉप एट नियर साइड ऑफ एंटीजन, एंटीजन के नियर साइड पे अब जो आपके ल्यूकोसाइट है वो स्टॉप हो जाते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फर्म एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी चीज को अपन फर्म एडिशन बोलते हैं। और जिस तरीके से आपके लूज एडिशन था, रोलिंग था, उसमें सेलेक्टिन प्रोटीन काम कर रहा था, यहाँ पे इसको रोकने के लिए भी एक प्रोटीन काम करता है, और उस प्रोटीन का नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये भी क्वेश्चन में आता है, इस प्रोटीन का नाम क्या होगा, इंटीग्रीन प्रोटीन। क्या होता है, इंटीग्रीन प्रोटीन। एक जो इंटीग्रीन प्रोटीन होता है, वो इंटीग्रीन प्रोटीन है, वो इसको परमानेंट फिक्स कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, समझाता हूं क्या होता है ये, इसको समझने की कोशिश करो कि ये आपकी क्या थी, वेसल्स थी, यहाँ आपकी न्यूट्रोफिल थी। ठीक है, और यहाँ आके न्यूट्रोफिल, यहाँ जो एंटीजन था या एंटीजन वाली सेल थी, उसके पास आके ये न्यूट्रोफिल बिल्कुल चिपक गई है, यहाँ पे ये स्टॉप हो चुकी है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, फर्म एडिशन। क्या बोलते हैं, फर्म एडिशन बोलते हैं। यहाँ पे अब ये बिल्कुल रुक गई है, यहाँ से मान लो 100 की स्पीड पे चल रही थी, अब ये 0 की स्पीड पे हो गया। ठीक है, अब ये 0 की स्पीड पे गया।
ठीक है। लेकिन इसको रोकने का काम कौन कर रहा है? रोकने का काम कर रहा है वो इंटेग्रिन प्रोटीन कर रहा है। कौन कर रहा है? इंटेग्रिन प्रोटीन। आपको सही तरह नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं, इंटेग्रिन प्रोटीन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे है ना एक चैनल और होता है, एक चैनल होता है, वो एक चैनल होता है जो इसको रोक के रखता है। एक चैनल, एक साइट होती है जहां पे आके ये रुकती है, और उस साइट को क्या बोलते हैं? उस साइट या उस जगह को अपन क्या बोलते हैं? आई कैम। क्या बोलते हैं? आई कैम। ये एक चैनल होता है। ठीक है। इसका पूरा नाम है इंट्रासेल्युलर एडहेशन मोलिक्यूल। इंट्रासेलुलर एडिशन मोलिक्यूल। ये यहाँ पे आके एक चैनल है जहां पे आके आपका न्यूट्रोफिल आके रुकता है। तो ये अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा अपन ने? कि फर्म एडिशन क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट होती है वो एंटीजन के नियर साइट पे आके बिल्कुल रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसमें कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? इंटेग्रिन प्रोटीन है वो इसमें क्या करता है? हेल्प करता है। और कौन सा चैनल पे आके ये रुकती है, कौन सी साइट होती है जहां पे आके ये रुकती है? वो होती है आई कैप, इंट्रासेलुलर एडिशन मोलिक्यूल। समझ में आ गया आपको इतनी बात? इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, फर्म एडिशन हो गया, और इसके बाद में अपना लास्ट आता है ट्रांस माइग्रेशन। क्या आता है? सॉरी, सही तरह राइटिंग नहीं है। बोर तो नहीं हो रहे? अब जो है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट बनाओ। ठीक है। कोई बोर मत हो। थोड़ा मोनोटोमी में पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मार्जिनेशन, न्यूट्रोफिल है वो कोने में आ गई। फिर अब वो स्लो डाउन हो रही है, उसको अपन ने बोला रोलिंग, और उसके बाद में वो एक जगह आके रुक गई, उसको अपन ने क्या बोला? लूज एडिशन बोला। समझ में आ गया आपको इतनी बात? इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट स्टेप है, 4 है, उसका नाम है ट्रांस माइग्रेशन। क्या है? ट्रांस माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब तो आप सब समझते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब लेकिन इसका दूसरा नाम भी है डायापेडेसिस। क्या है? डायापेडेसिस। क्या होता है इसका मतलब समझो। ठीक है। इसमें होगा क्या? सॉरी, ये वेसल्स थी। क्या क्या खोल गया? ये वेसल्स थी। ठीक है। इसमें ये न्यूट्रोफिल है, मान लो ये न्यूट्रोफिल थी, जो अब बिल्कुल रुक गई है। ठीक है। न्यूट्रोफिल है वो बिल्कुल रुक गई है, और थोड़ा आगे कर देता हूं मैं न्यूट्रोफिल को। सॉरी, थोड़ा सा आगे और कर देता हूँ न्यूट्रोफिल को, क्योंकि आगे बढ़ी है ना न्यूट्रोफिल। इसको थोड़ा सा आगे कर दिया, ये न्यूट्रोफिल है, यहाँ पे आके रुक गई। ठीक है। यहाँ पे आपका पैथोजन है, यहाँ पे आपका पैथोजन है। ठीक है। अब ये सेल है वो अंदर से बाहर आएगी। ये सेल अंदर से बाहर आएगी, और अंदर से बाहर कैसे आती है? कि वेस्कुलर चेंजेस हो गए। वेस्कुलर चेंजेस हो गए, जो एंडोथेलियम है वो रिट्रैक्ट हो गए, खिंच गई है, और इनके लिए रास्ता, वेस्कुलर चेंजेस से वेस्कुलर इवेंट में इनके लिए रास्ता बना दिया, और ये न्यूट्रोफिल अंदर से बाहर आ गई है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांस माइग्रेशन या डायापेडेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस माइग्रेशन या डायापेडेसिस बोलते हैं। तो अपन लिख सकते हैं ट्रांस माइग्रेशन क्या होता है, इसको डायापेडेसिस भी बोलते हैं। लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट, आईसीएफ, जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है, सॉरी वेसल से अंदर फ्लूइड होता है, उसको आईसीएफ बोलते हैं, या आईसीएफ, सॉरी इसको ऐसे लिखो, आईसीएफ तो सेल के अंदर वाला होता है। मूवमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट इनसाइड ऑफ वेसल्स टू आउटसाइड। अब वो वेसल्स के बाहर चल जाती है, इनसाइड से बाहर चल जाते हैं। ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांस माइग्रेशन बोलते हैं। अब देखो, जब ये अंदर से बाहर जाती है ना, तो कौन सा चैनल इनको अंदर से बाहर लेके जाता है? तो याद रखना, एक चैनल होता है, इसको दूसरे पेन से लिखो क्या? दूसरे पेन से लिख देता हूँ, सॉरी। एक चैनल होता है और इंपॉर्टेंट होता है ये चैनल। इसके लिए भी एक चैनल होता है और इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम होता है PECAM। कौन सा होता है? PECAM, मतलब कि प्लेटलेट एंडोथीलियम सेल्यूलर एडहेशन मोलिक्यूल।
ठीक है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं पीकैम। एक प्रोटीन होता है जो अंदर से बाहर लेके जाता है, प्रोटीन एक चैनल होता है जो कि ल्यूकोसाइट को अंदर से, जो एंडोथेलियम की पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, तो एक पीकैम प्रोटीन पकड़ेगा, चैनल है, उसने ल्यूकोसाइट को पकड़ा और अपने साथ पकड़ के वो बाहर ले आया। ठीक है। तो कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांसमाइग्रेशन में हेल्प करता है? वो करता है पीकैम। कौन सा करता है? पीकैम, पीईसीएएम, प्लेटलेट एंडोथेलियम सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल। इस पे आके सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि जो आपकी ल्यूकोसाइट है उसको चिपकाता है और फिर बाहर निकल के आता है, बाहर निकाल के लाता है। समझ में आ गया आपको एक बात, इतनी बात? इसको बोलते हैं पीकैम। ठीक है। तो अपने ट्रांस माइग्रेशन में बड़ा कहानी कहां तक आ गई है कि अब जो ये न्यूट्रोफिल है ये बाहर आ गई है। न्यूट्रोफिल क्या है? बाहर आ चुकी है। ठीक है। इसके बाद का क्या स्टेप है? ट्रांस माइग्रेशन के बाद में क्या आता है? मिस्टर राम अलोन टुक केयर, सी आएगा। सी मतलब आप सबको पता है पांचवा, सी मतलब होता है कीमो स्टैक्सिस। और इसको मैंने परफ्यूम के एग्जांपल से समझाया था। ठीक है। मैं अब अच्छी तरह समझा देता हूं क्या है ये आपकी वेसल्स थी, इससे निकल के यहाँ पे आपका क्या था? आपकी इन्फेक्टेड सेल थी। ठीक है। और यहाँ पे निकल के आपकी क्या आ गई? आपकी न्यूट्रोफिल आ गई बाहर, या आपकी डब्ल्यू से वो बाहर आ गई। अब क्या करता है, जो आपकी जो इन्फेक्टेड सेल थी, इन्फेक्टेड या डैमेज सेल थी, वो कुछ केमिकल मीडिएटर को क्या करती है? रिलीज करती है अपने पास। अब ये केमिकल मीडिएटर से क्या होता है कि इन केमिकल मीडिएटर को सूंघता सूंघता आपका न्यूट्रोफिल है वो इसके पास पहुंचता है। ठीक है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कीमोस्टैक्सिस। समझ में आ गया कि जो डैमेज सेल होती है, जिसपे पैथोजन होता है, जिसके अंदर पैथोजन होता है, इन्फेक्टेड सेल होती है, वो अपने अंदर से कुछ केमिकल मीडिएटर को रिलीज करती है। वो केमिकल मीडिएटर होते हैं वो न्यूट्रोफिल को अपनी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं। इसी इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कीमोस्टैक्सिस बोलते हैं। और ऐसे केमिकल मीडिएटर को अपन बोलते हैं कीमोस्टैक्सिन। ऐसे केमिकल मीडिएटर को क्या बोलते हैं? कीमोस्टैक्सिन बोल सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है? कीमो अट्रैक्शन होता है। ये क्या है? एक तरह का ये कीमो अट्रैक्शन होता है। ठीक है। और कीमो अट्रैक्शन होता है ना, वो हरदम क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होगा। ये क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है। यूनी डायरेक्शनल कैसे? कि ये रिलीज किससे होंगी? ये रिलीज किससे होते हैं? ये रिलीज होते हैं आपके डैमेज सेल से। किससे होते हैं? आपके डैमेज सेल से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। रिलीज होते हैं डैमेज सेल से, जिसके अंदर एंटीजन है उससे रिलीज होते हैं, उसकी एंडोथेलियम से रिलीज होते हैं। और अट्रैक्ट किसे करते हैं? अट्रैक्ट टू आपके ल्यूकोसाइट। ये ल्यूकोसाइट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और इसकी वजह से आपकी ल्यूकोसाइट है वो किसकी तरफ जाते हैं? आपकी डैमेज सेल की तरफ जाएंगी, मतलब कि मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट को मैं डब्ल्यूबीसी लिख देता हूं। डब्ल्यूबीसी, मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी टुवर्ड्स डैमेज या इंफेक्टेड सेल। वो डैमेज या इंफेक्टेड सेल की तरफ क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? कीमोस्टैक्सिन बोलते हैं। अब देखो कौन 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 से ऐसे केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं उनको अपन देख लेते हैं कि कीमोटॉक्सिन कौन कौन से होते हैं। कीमो अट्रैक्शन कराने के लिए जो बैक्टीरियल सेल ने क्या क्या रिलीज करे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। और इनको याद रखने के लिए अपन एक बहुत अच्छी निमोनिक बनाया है। क्या बनाया है? बहुत अच्छा निमोनिक बनाया है, जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस बीमा। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं ना, LIC। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस क्या बोलते हैं? सो कमिटी होता है क्या? C4, मेरे ये नाम याद नहीं आ रहा। LIC हर कोई करा के रखता है, इनकम टैक्स से बचने के लिए हर कोई कराता है। जब आप जॉब करोगे, इनकम टैक्स पे करना होता है, तो उससे बचाने के लिए आप भी LIC में इन्वेस्ट दिखाते हो, सेविंग दिखाते हो। ठीक है। तो LIC होता है। ठीक है। अब LIC होता है, इसमें L मतलब क्या होता है? आप आगे जाके पढ़ोगे। एल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा पेन लू यार? ये ले लेता हूं, काफी देर हो गई इसको। एल मतलब होता है LTB4। LTB4 आगे जाके पढ़ाऊंगा। ल्यूकोट्राइन, आपने पढ़ा होगा ल्यूकोट्राइन एक केमिकल मीडिएटर होता है, तो LTB4 होता है। ठीक है। एक तो LTB4 होगा। ठीक है। आई मतलब होता है साइटोकाइनिन है, मतलब कि इंटरल्यूकिन 8। आई मतलब
इंटरल्यूकिन 8 ये एक तरह का साइटोकाइनिन होता है। ओके ओके। उसके बाद में सी, और सी मतलब होता है, ये एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन आता है। सी मतलब होता है आपका C5a, ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होता है। ये साइटोकाइनिन हो गया, ये साइटोकाइनिन हो गया, ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। आपको आगे बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है ये, ठीक है। और ये है ल्यूकोट्राइन, क्या है, ल्यूकोट्राइन है। ये तीनों सब्सटेंस क्या करते हैं, कीमोस्टेसिस करते हैं कि न्यूट्रोफिल को अपने पास खींचेंगे, और न्यूट्रोफिल खिंचता खिंचता इसके पास चली गया, खिंचता खिंचता इसके पास चला जाता है न्यूट्रोफिल। ओके, आपको यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, सबको समझ में आ गया यहां तक। अब उसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट, कीमोस्टेसिस के बाद में अपना नेक्स्ट सेलुलर इवेंट क्या आता है। नेक्स्ट सेलुलर सी, मिस्टर राम अलोन टुक केयर ऑफ, ओ मतलब ऑप्सोनाइजेशन, तो नेक्स्ट आता है ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका बैक्टीरिया है, सपोज करो इसको अपन अब ऐसे समझाते हैं, ये आपकी कौन सी सेल थी, इन्फेक्टेड सेल है, ये आपकी इन्फेक्टेड सेल है जिसके अंदर बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया है। ओके, ठीक है। यहां पे आपकी बड़ी न्यूट्रोफिल आ गई है जो इसको मारेगी, ठीक है, खींच के इसके पास आ गई है, ये इसके पास आ चुकी है, खींच के इसके पास आ गई है। लेकिन क्या होता है, अब जो डैमेज सेल है ना, डैमेज सेल के ऊपर कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं भाई। ओवरऑल होना क्या है कि जो ये न्यूट्रोफिल है वो इस बैक्टीरियल से डैमेज सेल को अपने अंदर ले लेगी, निगल जाएगी, मतलब इनगल्फ कर जाएगी। लेकिन इनगल्फ करेगी मतलब कि इसको टेस्टी होना पड़ेगा, इसको स्वादिष्ट होना पड़ेगा, तो बैक्टीरियल सेल के ऊपर कुछ क्या पाए जाते हैं, ऑप्सिन पाए जाते हैं, जो इसको टेस्टी बनाया जाता है, डेलिशियस फूड बनाते हैं ना। तो लिखो ऑप्सिनाइजेशन क्या होता है, ऑप्सिनाइजेशन क्या होता है, इसको समझो कि जो आपका डैमेज सेल है उसको और टेस्टी बनाना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, तो लिख सकते हैं ऑप्सिन सब्सटेंस, सब्सटेंस, इसको क्या कैसे लिखें, सब्सटेंस, सम सब्सटेंस है, सब्सटेंस जिसको अपन ऑप्सिन बोलते हैं ना, ऑप्सिन प्रेजेंट ऑन एंटीजन सेल which make antigen cell या डैमेज सेल मोर टेस्टी, ये जो टेस्टी फॉर किसके लिए, न्यूट्रोफिल के लिए, या न्यूट्रोफिल ना लिखो तो आप कह सकते हो ल्यूकोसाइट के लिए, फॉर ल्यूकोसाइट। जो ल्यूकोसाइट है उसके लिए जो आपकी डैमेज सेल है उसको और क्या बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं, और इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्सिन बोलते हैं। ये सब्सटेंस जो इसके ऊपर चिपके है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्सिन बोलते हैं। जो डैमेज सेल को जिसके अंदर एंटीजन है उसको और टेस्टी बनाता है, किसके लिए, न्यूट्रोफिल उनको अच्छी तरह खा सके, ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। अब देखते हैं कि ऑप्सिन कौन कौन से होते हैं, ऑप्सिन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से केमिकल मीडिएटर हैं जो ऑप्सिन की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे मेन जो आप टेस्ट कराते हो, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सबसे पहले तो आएगा सी रिएक्टिव प्रोटीन, बहुत काम आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, पहला तो होगा सी रिएक्टिव प्रोटीन। दूसरा होगा आपका फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन होता है ना, तो दूसरा होगा आपका फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन के बाद में एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन भी यहाँ पे काम करता है जिसका नाम है C3b, है ना। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये तीनों, सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो आता है एफ सी पोर्शन ऑफ IgG। मतलब यदि कोई पूछे ना
कि ऑप्सिन कौन कौन से होते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, फिब्रिनोजन होता है, C3 भी होता है और आईजीजी होता है। लेकिन सबसे मेन कौन सा होता है, तो आपका आंसर जाएगा आईजीजी। यदि अपन कहें ना कि मेन ऑप्शन कौन सा है, मेन या सबसे मोस्ट कौन सा होता है, तो वो होता है आईजीजी। मतलब ऑप्शन का नाम आते ही आईजीजी का नाम आना चाहिए। आईजीजी का जो आईजीजी बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है। छोटे छोटे आईजी तो छोटे छोटे होते हैं, इनका एक पोर्शन होता है आईएफसी, है ना। आईजीजी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें एक पोर्शन आता है ऊपर की तरफ एफसी। तो जो एफसी पोर्शन है ना, ये उन बैक्टीरियल सेल के ऊपर जाके लगता है, पैथोजन वाली सेल, डैमेज सेल के ऊपर लगता है और डैमेज सेल को मोर टेस्टी बनाता है। तो मेन ऑप्शन कौन सा होता है आपका, आईजीजी होता है। समझ में आ गया। यदि यही ऑप्शन में दिक्कत आ जाती है ना, तो एक बीमारी अपन पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं ब्रूटन्स डिजीज, आगे जाके पढ़ा दूंगा मैं आपको। ब्रूटन डिजीज अपन को होने लगती है। क्लियर हुई, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने पढ़ा कि ऑप्शन क्या होता है, इसको भी अपन ने पढ़ लिया। अब अपना लास्ट स्टेप आता है, और लास्ट स्टेप अपना कौन सा है, फैगोसाइटोसिस। कौन सा है, फैगोसाइटोसिस। और ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, इसको समझ लेना। अब तक अपन ने क्या पढ़ा, अब तक अपन ने पढ़ा था कि जो आपकी ये सेल है वो इसके बिल्कुल पास आ चुकी है, ये सेल है वो इसके पास आ चुकी है। ठीक है, अब ये इसको खाने वाला है, जो आपका न्यूट्रोफिल है ना, वो इस पूरी सेल को खाने वाला है, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो अब समझ लो कि फैगोसाइटोसिस के भी क्या है, तीन सब पार्ट होते हैं, तीन सब प्रोसेस होते हैं, सब सब स्टेप बोल दो। जब कोई भी न्यूट्रोफिल है, जो ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है, और ये बेचारी बैक्टीरियल सेल है छोटी सी, ये इस पूरी बैक्टीरियल सेल को न्यूट्रोफिल है वो खाएगा। तो इसके भी तीन पार्ट होते हैं, तीन स्टेप में ये खाता है। कितने स्टेपों में खाता है, तीन स्टेप में खाता है। सबसे पहले तो रिकॉग्नाइजेशन करेगा, ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइजेशन करेगा कि मुझे इसी सेल को खाना है क्या। उसके बाद में ये उस सेल को क्या करेगा, इंगल्फ कर जाएगा, उसको खा जाएगा, निगल जाएगा। और निगलने के बाद जब ये इसके अंदर आ जाएगी सेल, उसके बाद में इस सेल को ये क्या कर देगा, मार देगा, मतलब कि किलिंग कर देगा। तो फैगोसाइटोसिस है वो भी क्या, तीन स्टेपों में पूरा होता है, रिकॉग्नाइजेशन, इंगल्फ और उसके बाद में किलिंग। समझ में आ गया आपको, सॉरी, तीन स्टेप में ये कंप्लीट होता है, रिकॉग्नाइजेशन, इंगल्फ एंड किलिंग। अब अपन देखते हैं एक एक स्टेप को कि रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, एक एक स्टेप को देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन रिकॉग्नाइजेशन, कि ये कैसे रिकॉग्नाइज करता है। अब सपोज करो, समझो, समझना, बात को समझना बहुत बारीकी से, कि ये आपके क्या थी, ये एक तरह की बैक्टीरियल सेल थी। ठीक है, और यहाँ पे ये थी आपकी न्यूट्रोफिल सेल। ठीक है, ये आपकी डब्ल्यूबीसी थी। अब डब्ल्यूबीसी को ये भी तो पता लगाना चाहिए कि इस सेल के अंदर बैक्टीरिया है। डब्ल्यूबीसी या आपकी जो न्यूट्रोफिल है उसको ये पता लगाना है कि इस सेल के अंदर बैक्टीरिया है। ठीक है, इस सेल के अंदर बैक्टीरिया है। तो ये कैसे पता लगता है इसको, ये इस न्यूट्रोफिल को कैसे पता लगेगा, तो समझना कि जो आपकी बैक्टीरियल डैमेज सेल्स होती है जिसके अंदर एंटीजन होता है ना, वो अपनी सेल के ऊपर, अपनी सेल के ऊपर कुछ ऐसा एक मॉलिक्यूल का पैटर्न बना देता है ना। वो स्पेसिफिक इस पैटर्न का यदि पता लग जाता है ना न्यूट्रोफिल को, कि भाई ये पैटर्न इसके ऊपर बना हुआ है, मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक पैटर्न बना हुआ है, मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, आपके कोई ना कोई पैथोजन है। ठीक है, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है किसी भी सेल के ऊपर, यदि एक स्पेसिफिक पैटर्न पाया जाता है तो पता लग जाता है कि वो सेल इन्फेक्टेड है, उसके अंदर कोई पैथोजन है। और ऐसे पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, पैम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैम्स बोलते हैं। पैम्स मतलब कि पैथोजन एसोसिएट मॉलिक्यूल पैटर्न। ठीक है, ये क्या होता है, या ऐसा पैटर्न आपको कहां देखने को मिलता है, इसको भी लिख सकते हैं, लोकेट ऑन सरफेस ऑफ
इन्फेक्टेड सेल। तो जितनी भी इन्फेक्टेड सेल हैं उनके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, पैम्प्स बोलते हैं। ऐसे ही जो डेड सेल होती है ना, जो डेड सेल होती है उनके ऊपर पाया जाता है डैम्प्स। डैम्प्स क्या होता है, डेड सेल एसोसिएट मॉलिक्यूल पैटर्न। जो डेड सेल होती है उनके ऊपर भी एक मॉलिक्यूल पैटर्न है, वो कहाँ होता है, सेट होता है ना, मतलब कि लोकेट ऑन सरफेस ऑफ डेड सेल। जो डेड सेल है उनके जो आपके डेड सेल है, जो सेल मर चुकी हैं भाई, उनको भी तो आपकी डब्ल्यूबीसी निकाल के बाहर फेंकती है। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है आपकी, सॉरी, हाँ, जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है ना, तो जो आपकी जो न्यूट्रोफिल है डब्ल्यूबीसी है, यदि वो किसी सेल के ऊपर डैम्स या पैम्प्स को रिकॉग्नाइज कर लेती है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मतलब उस प्रोसेस को अपन रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। कि कोई भी डब्ल्यूबीसी होगी वो क्या करेगी, किसी सेल के ऊपर पैम्स या डैम्स को रीड कर लेगी, तो उसको पता लग जाता है कि भाई इसके अंदर बैक्टीरिया है, या इस सेल के ऊपर अपन को काम करना है। मतलब कि ये डैम्स और पैम्स है, ये किस पे पाए जाते हैं, एंटीजन सरफेस पे पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, या मैं इसको लिख सकता हूं, ये कहां पे पाए जाते हैं, एंटीजन सरफेस पे पाए जाते हैं। ये तो कहां पे पाएंगे, एंटीजन सरफेस पे पाए जाएंगे। मतलब कि ये जो मैंने पैटर्न आपको बनाया है, ये या तो पैम्स है या ये डैम्स है। पर इनको रिकॉग्नाइज, मैंने कहा कि इनके डैम्स और पैम्स को रिकॉग्नाइज कौन करता है, आपकी न्यूट्रोफिल करती है। मतलब न्यूट्रोफिल के ऊपर भी कोई ना कोई ऐसे रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि डैम्स और पैम्स को क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब कि न्यूट्रोफिल के ऊपर भी क्या पाएंगे, कुछ रिसेप्टर पाते हैं। जो आपकी न्यूट्रोफिल है इसके ऊपर भी कुछ क्या पाएंगे, रिसेप्टर पाते हैं, जो कि इन डैम्स और पैम्स को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, और इन रिसेप्टर को अपन क्या बोलते हैं, इन रिसेप्टर को अपन बोलते हैं टूल लाइक रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, टूल लाइक रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टूल लाइक रिसेप्टर। तो अपन कह सकते हैं कि जो आपका ल्यूकोसाइट का सरफेस होता है, ल्यूकोसाइट का सरफेस होता है, उस पे क्या पाए जाते हैं, टूल लाइक रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टूल लाइक रिसेप्टर। इनको बोल सकते हैं, सॉरी, इनको बोलते हैं अपन टूल लाइक रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टूल लाइक रिसेप्टर। ये टूल लाइक रिसेप्टर का काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये पहले तो लिख सकता हूं कि ये कहां पे पाए जाते हैं, आपके ल्यूकोसाइट के सरफेस पे पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, ल्यूकोसाइट के सरफेस पे आपके टूल लाइक रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, ये करेंगे क्या, टूल लाइक रिसेप्टर देखो ये है कि जो टूल लाइक रिसेप्टर है अलग अलग पैथोजन पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, यदि किसी को बैक्टीरिया को असेस करना है, बैक्टीरिया को असेस करने के लिए मेनली पाया जाता है लिपोपोलोसैकेराइड वाले। ठीक है, एक आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे पाए जाते हैं मेनली मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन। क्या पाए जाते हैं, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन। ठीक है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो फंगाई को असेस करना होता है, तो उसके ऊपर पाए जाते हैं बीटा ग्लाइकेन। ठीक है, तो ये क्या होता है, टूल लाइक रिसेप्टर बोलते हैं इनको, है ना। कि जो आपके अपन ने ये पढ़ा सिंपल सा, कि देखो जो पैथोजन डेड सेल है या जो इंफेक्टेड सेल है उसके ऊपर तो पा रहे हैं पैम्स डैम्स पा रहे हैं। जो न्यूट्रोफिल है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, टूल लाइक रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब टूल लाइक रिसेप्टर यदि बैक्टीरिया के ऊपर इनफैक्ट काम करना है तो मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन पाया जाता है। ठीक है, फंगाई पे काम करना है तो बीटा ग्लाइकेन पाया जाता है, लिपोपोलीसैकेराइड पाए जाते हैं। ये टूल लाइक रिसेप्टर ये पैम से जाके क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, ये से जुड़ जाते हैं। मतलब कि आपका अब जो न्यूट्रोफिल है और आपकी जो इन्फेक्टेड या डैमेज सेल है वो आपस में क्या हो गई, कंजॉइंट हो गई, जुड़ गई हैं। ये इनके टूल लाइक रिसेप्टर, सॉरी, इनके टूल लाइक रिसेप्टर और इनके डैम्स पैम्स आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों जुड़ जाते हैं ना, तो ये आपके कुछ एंटीबॉडी रिलीज करती है। आपकी जो ये न्यूट्रोफिल है वो कुछ क्या करेगी, एंटीबॉडी रिलीज करेगी। तो अपन लिख देंगे वहन वहन
tool like receptor bind with bind with PAMS या DAMS। वो PAMS या DAMS से जब वो बाइंड कर जाता है तो आप कह सकते हो कि न्यूट्रोफिल या ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट रिलीज सम। ल्यूकोसाइट कुछ क्या रिलीज करती है? एंटीबॉडी को रिलीज करती है। अब वो कौन कौन सी एंटीबॉडी है वो अपन देख लेते हैं। आपके मेनली जो जो एंटीबॉडी रिलीज होती है वो एक तो होती है TNF अल्फा। क्या होती है? ट्यूमर नेक्रोटाइज फैक्टर। एक तो ये होता है, रिलीज होता है। एक होता है आपके साइटोकाइनिन रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? इंटरल्यूकोन बोल दो या इनको साइटोकाइनिन बोल दो कि कुछ साइटोकाइनिन यहाँ पे क्या होते हैं? रिलीज होते हैं आपके। और इसके वेंजर सेल होते हैं, कुछ कुछ इसके वेंजर सेल होती हैं वो रिलीज होती है। और आपके मैंने बताया था मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, सॉरी, जो मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन है वो आपके इसका काम भी करता है, एंटीबॉडी का काम भी करता है। बल्कि मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन है वो भी क्या होंगे? रिलीज होंगे। और जब ये सब रिलीज हो जाएंगे ना, ये सब रिलीज हो जाएंगे तो उस बैक्टीरियल सेल को ये क्या कर देते हैं? बहुत वीक कर देते हैं। ये मतलब कि आपस में अपन कह सकते हैं, कहां गया, अपन ने समझाया था कि अब जब ये चिपक गए, जब डैम्स और पैम्स आपस में मिल गए तो ये न्यूट्रोफिल से कुछ एंटीबॉडी रिलीज करती हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि MBL हो सकता है, आपको मैंने बताया कि साइटोकाइनिन रिलीज होते हैं, सॉरी साइटोकाइनिन रिलीज होते हैं, TNF रिलीज होता है। वो इस बैक्टीरियल सेल को क्या करेगा? डैमेज करेगा, किल करेगा। अभी आगे और कहानी सुनो, बल्कि इसकी काफी स्ट्रक्चर को वो क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइजेशन। क्या हुआ रिकॉग्नाइजेशन? मान लो ये न्यूट्रोफिल है, ये आपकी डैमेज सेल है जिसके अंदर बैक्टीरिया है। अब जिसके अंदर बैक्टीरिया है उसके सरफेस पे क्या पाया जा रहा है? पैम्स या डैम्स पाते हैं। जो न्यूट्रोफिल है उसके सरफेस पे क्या पा रहे हैं? टूल लाइक रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसमें लिपोपॉलीसैकेराइड अपन ने पढ़ा है, ठीक है, बीटा ग्लाइकैन पड़ा है। अब क्या करेंगे? इसके टूल लाइक रिसेप्टर इसके पैम्स को क्या कर लेंगे? ज्वाइंट कर लेंगे। जब ये आपस में ज्वाइंट होंगे तो न्यूट्रोफिल कुछ एंटीबॉडी रिलीज करेगी, जैसे मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन रिलीज करेगी, वो आपके इंटरल्यूकोइन को रिलीज करेगी, ठीक है, TNF रिलीज करेगी। तो इस तरीके से फिर वो क्या है? इसको क्या कर देगी? वीक कर देगी, ये कमजोर हो जाएगा। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। रिकॉग्नाइजेशन के बाद में दूसरा स्टेप आता है इनगल्फ का। क्या आता है? इनगल्फ। इनगल्फ मतलब क्या होता है कि अब क्या करेगी जो आपके ये न्यूट्रोफिल थी वो इस जो आपके डैमेज सेल थी उसको अपने अंदर क्या करेगी? खींच लेगी, अपने अंदर निगल लेगी। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। निगलने को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटिस। यदि कोई फ्लूइड को निगलता है तो पिनोसाइटोसिस। किसी सॉलिड सब्सटेंस को निकलता है, सेल अंदर लेती है, उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो क्या करते हैं कि ये न्यूट्रोफिल है ना, न्यूट्रोफिल ने इस सेल को अंदर ले लिया, डैमेज सेल को न्यूट्रोफिल ने अपने अंदर ले लिया। मतलब कि ये न्यूट्रोफिल थी, इसके अंदर ये डैमेज सेल आ गई। अब इनको कंज्यूमेंट, मतलब कि जो आपके कह सकते हैं न्यूट्रोफिल या न्यूट्रोफिल से बढ़िया है आप क्या बोलो इसको? ल्यूकोसाइट। जो ल्यूकोसाइट है उसने किसको अंदर ले लिया? अपने बैक्टीरियल सेल को ले लिया अंदर, ने मतलब कि डैमेज सेल को अंदर ले लिया। और जो डैमेज सेल को अंदर ले लिया या पैथोजन को अंदर ले लिया, इस पूरी टर्म को कंजोइंटली अपन बोलते हैं फैगोसोम। क्या बोलेंगे? फैगोसोम। अब ये अंदर, इसके अंदर जो न्यूट्रोफिल के अंदर जो सारे एंजाइम होते हैं मारने वाले, वो कहां पे होते हैं? आपकी लाइसोसोम के पास होते हैं। कहां पे होते हैं? लाइसोसोम के पास होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया सेल है वो सेल के अंदर, न्यूट्रोफिल के अंदर लाइसोसोम के पास जाती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब ये फैगोसोम है या बैक्टीरिया है वो लाइसोसोम से जाके मिलता है। किससे जाके मिलता है? लाइसोसोम से मिलता है। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर ही आपको ये मान लो कि सारे हाइड्रोलेज एंजाइम है लाइसोसोम के अंदर, तो लाइसोसोम ही उसको मारेगी। तो इसके अंदर जाके मिलती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फैगो लाइसोसोम।
तो उस कॉम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, फेगोलाइसोसोम बोलते हैं। मतलब कि ओवरऑल बात ये हुई कि अब इस बैक्टीरिया ने, इस बैक्टीरिया सेल को न्यूट्रोफिल ने अपने अंदर ले लिया है, निगल लिया है और उसको लाइसोसोम के पास भेज दिया। अब लाइसोसोम तो मारेगा, ठीक है। अब जो मारने का काम है उसको अपन क्या बोलते हैं, किलिंग। जो लास्ट प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलेंगे, किलिंग बोलते हैं। मारने के काम को अपन क्या बोलते हैं, किलिंग बोलते हैं, है ना। अब आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। यहाँ भी कितने टाइम की क्लास होगी अपनी, 44 मिनट की है। हाँ बता सकता हूँ अभी मैं आपको, ना कि जब ये मारता है ना, इसके भी दो पैटर्न होते हैं, ये दो तरीके से मार सकता है। अब आपको ये तो पता लग गया कि कहानी अपनी कहां तक पहुंची है, कि ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल थी, और न्यूट्रोफिल के अंदर ये सेल है, और ये अब लाइसोसोम के कांटेक्ट में है। लाइसोसोम कुछ एंजाइम रिलीज करके इसको मारेगा। लेकिन जो मारने का तरीका होता है ना, ये दो तरीके का होता है। मारने का तरीका भी दो तरीके का होता है। एक तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट, एक तो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में मारूंगा, और एक होता है कि मैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में मारूंगा, दम उठा के मारूंगा। मतलब एक होता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। क्लियर है बात। एक तो होता है ऑक्सीजन डिपेंडेंट, एक होता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। क्लियर है बात। अब अपन देखते हैं ऑक्सीजन डिपेंडेंट क्या होता है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट क्या होता है, इसको समझते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग कैसे होती है, ऑक्सीजन के बेस पे ये कैसे मारता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग कैसे होगी, देखो आपका लाइसोसोम है, वो कुछ आपके लाइसोसोम है जो कुछ आपके ऑक्सीडेटिव जो पर ऑक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड होते हैं, उनको रिलीज करता है। वो किसको रिलीज करेगा, सुपर ऑक्साइड को रिलीज करेगा। सॉरी थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो उसकी वजह से आप हमको क्लास रोकनी पड़ी, ठीक है। ओके अपन स्टार्ट करते हैं दोबारा। क्या पढ़ रहे थे कि जो किलिंग होती है ना, सपोज करो अपन ने यहां तो पढ़ लिया था कि जो बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल है, बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल के अंदर आ गया। अब न्यूट्रोफिल इसको मारेगा। न्यूट्रोफिल है जो आपकी ल्यूकोसाइट है, वो इस बैक्टीरियल सेल या डैमेज सेल को किल करने वाली है, इस पैथोजन को किल करने वाली है। अब जो ये किल करती है वो कितने तरीके से करती है, कैसे किल करती है, उसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसके भी दो तरीके होते थे, ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। अब ऑक्सीजन डिपेंडेंट पे कैसे किल होती है ये सुनो, किलिंग कैसे होती है ऑक्सीजन डिपेंडेंट में। देखो कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन होते हैं, है ना। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बोलते हैं, जिसमें सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड ये होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो एंटीजन होता है या जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको वीक कर देते हैं, और सेल की मेम्ब्रेन को वीक करने के बाद उस पैथोजन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उस सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन काम आता है, वो आता है आपके एक तो निकोटिमाइन, निकोटिडिन, निकोटिमाइडिन, एडेनिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट काम आता है। कौन आता है, NADPH आता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजनेज एक एंजाइम होता है, ये काम आता है, ठीक है। सबसे मेन तो ये होता है। दूसरा कौन कौन सी स्पीसीज होती है, सुपर ऑक्साइड होते हैं। कौन होते हैं, सुपर ऑक्साइड होते हैं। एक आपके पर ऑक्साइड होते हैं। कौन होता है, पर ऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड होता है, और आप नाम लिखना चाहो तो एक होता है माइलो पर ऑक्साइड। कौन होते हैं, माइलो पर ऑक्साइड होते हैं। इन अपन को, इन तीनों को कनेक्टिव अपन बोल सकते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। क्या बोलते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। इनके साथ ही, इनके साथ ही और आता है, एक आता है आपकी NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, NO2 या NO3 होते हैं, ये भी यहां से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो कुछ आपके एंजाइम होते हैं जो आपकी न्यूट्रोफिल होती है उसके अंदर ही रिलीज होते हैं, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं, या आप बोल सकते हो NADPH होता है, या नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। ये क्या करेंगी, ये स्पीसीज जो ये बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या कर देती है, वीक कर देती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनको क्या कर देती है, रप्चर कर देती है, उनको वीक कर देती है, और इस तरह से एंटीजन या बैक्टीरियल डैमेज सेल है उसको किल कर देती है। तो क्या करने वाली है ये अटैक ऑन, अटैक ऑन सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन पे क्या करती है, अटैक कर देती है, और ये क्या करते हैं फिर मेम्ब्रेन लाइसिस करती है, एंड अपन कह सकते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन।
ये मेम्ब्रेन क्या करती है, रप्चर कर देती है, मतलब अपन कह देते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर देती है, और जो सेल है वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी और उसकी किलिंग हो जाएगी। एक तरीका तो ये होता है कि ऑक्सीजन के थ्रू आपकी जो न्यूट्रोफिल है वो उस बैक्टीरिया को मारती है ऑक्सीजन के थ्रू। लेकिन एक चीज और याद रखना कि इस पूरे ऑक्सीजन के थ्रू जो मारती है इसको कंट्रोल कौन करता है, कोई ऐसी पावर भी होनी चाहिए जो न्यूट्रोफिल को भी कंट्रोल करता है। तो उसमें आपके कुछ एमिनो एसिड काम आते हैं, जैसे आर्जिनिन। एक तो आपका आता है आर्जिनिन आता है और एक आता है ग्लूटाथायोन। तो एक तरीका तो ये है कि ऑक्सीजन होती है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं, या के NADPH होता है या नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो न्यूट्रोफिल से निकलते हैं, और न्यूट्रोफिल से निकलने के बाद में जो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, और आपकी जो सेल है वो क्या हो जाती है, उस सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका होता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। कौन सा होता है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। बिना ऑक्सीजन के किलिंग कैसे होती है, और इस किलिंग में सबसे ज्यादा जो काम करता है वो करते हैं आपके लाइसोसोम। अभी इसमें लाइसोसोम मारता है। लाइसोसोम को मारने के लिए उसको किसी ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, उसके अंदर काफी सारे क्या होते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, आपके कैटालेज एंजाइम होते हैं, इलास्टेज एंजाइम होते हैं, प्रोटीज एंजाइम होते हैं, प्रोटीज एंजाइम होते हैं, इलास्टेज एंजाइम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर कोलिजनेज एंजाइम होते हैं। कौन से होते हैं, कोलिजनेज एंजाइम होते हैं। तो ये सारे एंजाइम है वो आपके लाइसोसोम ग्लैंड से निकलते हैं, और आपकी जो सेल है उसकी जो सेल के अंदर कोलेजन प्रोटीन है, इलास्टिन प्रोटीन है, सारे प्रोटीनों को क्या कर देते हैं, डेथ कर देते हैं। अब बैक्टीरिया की सेल के अंदर कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, हाइड्रोलाइटिक के जो भी एंजाइम है वो सारे किल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी लाइसोसोम है, ये सारे क्या रिलीज कर देती है, उस बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं और उसको किल कर देते हैं। तो ये सब भी क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया की किलिंग कर देते हैं। एंटीजन है उसकी क्या कर देंगी, किलिंग कर देंगे। ठीक है, उस एंटीजन की क्या कर देते हैं, ये सब मिलके किलिंग कर देते हैं। अब इस जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट को कंट्रोल कौन करता है, तो ये भी याद रख लो कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट को कंट्रोल कौन करता है, तो उसका आंसर जाता है एल्फा एंटी ट्रिप्सिन। एक एंजाइम आता है जो लीवर से सिंथेसिस होता है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन। ये क्या करता है, ये एंजाइम है वो जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग है उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से आज अपन ने पढ़ा, ये अपन ने लास्ट स्टेप पढ़ा इस तरीके से कि ऑक्सीजन किलिंग कैसे होती है। तो अपन ने सारे सेलुलर इवेंट की अपन ने बात करी थी, जितने भी सेलुलर इवेंट थी उनकी अपन ने बात करी थी। एक मिनट, क्या है, सेलुलर इवेंट की बात करी थी, जैसे मार्जिनेशन की एक कोने में आता है उसको अपन ने क्या बोला, मार्जिनेशन बोला। यदि वो रोलिंग एडिशन होता है, रोलिंग एडिशन क्या होता है, रोलिंग एडिशन उसका स्लो होना वो क्या होता है, लोडिंग एडिशन होता है। एक होता है फर्म एडिशन, क्या होता है फर्म एडिशन की वो बिल्कुल चिपक गया, वहां पे स्टॉप हो गया, वो स्टॉप हो गया, उसको अपन ने बोला फर्म एडिशन। जो स्लो हुआ उसको अपन ने क्या बोला, रोलिंग एडिशन बोला। उसके बाद में ट्रांस माइग्रेशन हुआ। ट्रांस माइग्रेशन क्या था, ये अपन ने देखा था कि जब वो सेल इन साइड से निकल के बाहर आ गई, जो ब्लड सर्कुलेशन से निकल के ECF में आई है, उसको अपन ने क्या बोला, ट्रांस माइग्रेशन बोला। उसके बाद में कीमोस्टैक्सिस आया, जिसमें मैंने मेन मेन आपको नाम बताए थे कीमोस्टैक्सिस में। LTB4 क्या बताया था, एक LTB4 बताया था, एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन C5A बताया था, और LIC की जो ट्रिक पड़ी थी, LI से क्या था, इंटरल्यूकिन 8 मतलब साइटोकाइनिन। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा ऑप्सोनाइजेशन। क्या पढ़ा अपन ने, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मतलब कि उसको और टेस्टी बनाएगा, जो बैक्टीरिया है उसको और टेस्टी बनाते हैं। और इसमें जो मेन काम करता है, ऑप्सोनाइजेशन में जो मेन काम करते हैं वो कौन कौन करते हैं, इसमें मैंने बताया था IgG। कौन करता है, IgG करता है, C रिएक्टिव प्रोटीन करता है, फिब्रिनोजन करता है, ठीक है, और एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन C3B करता है। उसके बाद में फैगोसाइटोसिस पढ़ा अपन ने कि फैगोसाइटोसिस किस तरीके से होता है, इसके भी 3 प्रोसेस थे, उसको अपन ने पढ़ा।
फेगोसाइटोसिस से जो किलिंग करता है उसके भी 3 प्रोसेस थे, वो एक रिकॉग्नाइजेशन, एक इंगल्फ और एक किलिंग। ठीक है। अब फिर अपन ने पढ़ा रिकॉग्नाइजेशन में जो बैक्टीरिया है उसकी सरफेस पे तो पैम्प्स पाएंगे, और डेड सेल है उसकी सरफेस पे डैम्प्स पाएंगे। ठीक है। उसके बाद में जो आपकी ल्यूकोसाइट है उसकी सरफेस पे टूल लाइक क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं। यहां से आप एक काम करो, कंफ्यूज हो गए, आप इसको हटा दो, ये एक तरह से आप इसको है ना ओनली एंटीबॉडी मान लो, MBL2 लाइक रिसेप्टर नहीं होता है, ये बात आप मान लो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो गया आप, है ना। उसके बाद में मैंने बताया कि टू लाइक रिसेप्टर में मेनली जो बैक्टीरिया है उसमें क्या पाया जाता है, LPS पाता है, फंगाई में बीटा ग्लाइकैन पाया जाता है। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो आपकी न्यूट्रोफिल है काफी सारे क्या एंटीबॉडी को रिलीज करती है, जैसे स्कैवेंजर हो गया, इंटरल्यूकिन हो गया, आपके TNF हो गया, MBL हो गया, उनको रिलीज करती है। फिर उसको इंगल्फ कर लेगी, बैक्टीरियल सेल डैमेज सेल उसको इंगल्फ कर लेती है और फिर उसको मारती है। मारने के भी दो तरीके, ऑक्सीजन डिपेंडेंट, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज NADPH, और आपके NADPH रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और आपके नाइट्रिक ऑक्साइड है वो क्या करते हैं, इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसको किल कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं और पूरी सेल को मार देते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं। इस पे कंट्रोल कौन करता है, ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन कैटालेज एंजाइम भी करता है, ग्लूटाथायोन करता है आपके, इसको कंट्रोल करता है, आर्जिनिन करता है। इसके बाद में ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग कैसे होते हैं, जो लाइसोसोम में काफी सारे मैंने बताए थे कि हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, वो हाइड्रोलेज एंजाइम निकलते हैं, कैटालेज हो गया, इलास्टेज हो गया, कोलिजनेज हो गया, काफी सारे एंजाइम निकलते हैं जो कि उस बैक्टीरियल सेल को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इस तरह से अपनी किलिंग होती है। और जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, एल्फा एंटीट्रिप्सिन। कौन करता है, एल्फा एंटीट्रिप्सिन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने सेलुलर इवेंट को भी डिटेल से पढ़ा। ठीक है, ओके, सब अच्छी तरह पढ़ते रहो, रेगुलर क्लास लेते रहो, आपको यहाँ से रेगुलर क्लासेस मिलेगी। MSN बहुत डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस आप रेगुलर इन क्लासों को लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप टेंशन मत करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे, है ना। आपको पूरा समझ, आप बस एक बार पढ़ो और उसको आप 2-3 बार खुद रीडिंग लगाओ, कोई दिक्कत है, सब याद हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं लगेगा। पहली बार पढ़ोगे तो हार्ड लगता है, दूसरी तीसरी बार में यही चीज आपको बहुत इजी लगने लगेगी। पर ये है, लिखो, पन्ने फाड़ो फेंक दो, फिर दोबारा लिखो, पन्ने फाड़ो फेंक दो, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहली बात, सुबह उठ के पढ़ो, है ना। सुबह उठ के जितनी मेहनत आप कर सकते हो, खुद को जितना तराश सकते हो आप तराशो, खुद को पहचानो। ठीक है, कि आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। यदि आप इतना कंटेंट पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, तो फिर बहुत अलग बात है, नहीं सिलेक्शन होगा, 110% होगा। यदि इतना कंटेंट को आप 2-3 बार भी रिवाइज कर लेते हो तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, आप बुक उठा के देखना, जितने भी आपके लाल पीली बुक चलती हैं, चाहे वो टारगेट आई हो, चाहे वो PR यादव, ये छोटी मोटी बुकों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। ठीक है, इनमें तो कोई क्वेश्चन बाहर ही नहीं मिलेगा आपको। मेन बुक की, स्टैंडर्ड बुक की अपन बात कर रहे हैं कि आपको उन बुकों में आप पढ़ोगे ना तो आपको इतना डिटेल पता लगेगा कि अपन किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बीच में टेक्निकल इश्यू हो गया था, उसके लिए आई एम सॉरी। ओके।